बहुत समय पहले माणिक सिंह नाम के एक महान राजा थे, जिनका राज्य दूर दूर तक समृद्धि और शांति का प्रतीक था। माणिक सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा रुद्र सिंह, मंझला पुरु सिंह और छोटा युग सिंह। तीनों राजकुमार अपने पिता की ही तरह बुद्धिमान और साहसी थे। जब तीनों राजकुमार अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस राजमहल में आए, तो राजा माणिक सिंह को उनके बीच राज्य का बंटवारा करने की चिंता सताने लगी। तीनों सर्वगुण संपन्न होने के साथ ही धर्म और न्याय में भी माहिर थे। मंत्री जी, मुझे एक बात की चिंता परेशान कर रही है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ महाराज? मेरे बाद कहीं मेरे पुत्रों में कोई टकराव ना हो। आजकल राजगद्दी पाने के लिए संतानें लड़ी मरी जा रही हैं। नहीं महाराज, हमारे राजकुमार उनमें से नहीं हैं। नहीं मंत्री जी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप सभी अन्य मंत्रियों से इस विषय में राय लें। जैसा आप कहें महाराज। राजा माणिक सिंह की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि दरबार के अन्य मंत्रियों की राय लेकर आए। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे दरबारियों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि पूरे राज्य को 3 छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। नहीं, ये उचित नहीं होगा। ऐसे तो निश्चित ही फूट पड़ जाएगी। कुछ का कहना है कि बड़े को सत्ता सौंपी जाए। इससे तो शेष दोनों के साथ अन्याय होगा। मुझे अपने गुरुदेव से इस विषय में बात करनी चाहिए। माणिक सिंह अगले दिन अपनी चिंता के समाधान के लिए गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गए। हे राजन, आपकी चिंता निश्चित ही उचित है, लेकिन राज्य का बंटवारा उचित नहीं होगा। गुरुदेव, फिर आप ही कोई उचित रास्ता दिखाएं। पहले तो हमें राजकुमारों के मन की बात जान लेनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं? गुरुदेव एक एक करके तीनों राजकुमारों से मिले। बेटा रुद्र, तुम अपने राज्य के बारे में क्या सोचते हो? भविष्य में तुम खुद को किस पद के लायक समझते हो? गुरुदेव, मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। आप और पिताजी जो देंगे मुझे मंजूर होगा। मैं एक राज्य गद्दी के लिए अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करना चाहता। मुझे जो पद दिया जाएगा उसका कर्तव्य पूर्वक निर्वाहन करूंगा। शेष दोनों राजकुमारों का उत्तर भी ऐसा ही था। तब गुरुदेव ने कहा, तुम तीनों को अलग अलग 1 साल के लिए इस राज्य से कहीं दूर जाना होगा। गुरुदेव, हम वहाँ क्या करेंगे?
वहाँ तुम्हें खुद से कुछ बड़ा काम करना है। ठीक 1 साल बाद हम तुम्हारा काम देखेंगे। लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? तुम किसी की भी मदद ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों राजकुमार पिता व गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अलग अलग जगह पर पहुंच गए। मुझे इधर उधर भटकते हुए कई दिन बीत गए। कुछ बड़ा क्या कर सकता हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी उसकी नजर एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। हाँ, मुझे इस छोटे से मंदिर की जगह एक बड़ा व भव्य मंदिर बनवाना चाहिए। रुद्र सिंह ने कुछ मेहनत करके धन इकट्ठा किया, फिर मंदिर के निर्माण में लग गया। उधर पुरु भी इधर उधर भटक ही रहा था। दिन भर इधर उधर भटकते हुए बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं पानी मिल जाता। तभी उसकी नजर एक छोटे से कुएं पर पड़ी। उसने वहां से जी भरकर पानी पिया। ये ठीक है, मुझे इस छोटे से कुएं की जगह बड़ा सा कुआं बनवाना चाहिए। पुरु भी उस बड़े से कुएं के लिए अच्छी सी जगह खोजता है, फिर कुछ धन का इंतजाम करता है। अब मुझे इसके लिए कुछ मजदूरों की सहायता लेनी होगी। इस तरह उसका भी काम शुरू हो गया। लेकिन सबसे छोटा युग अभी भी भटक ही रहा था। उसे कोई बड़ा काम समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? इन पेड़ पौधों, नदी तालाब से बड़ा क्या कर सकता हूं? इनसे बड़ा कुछ भी बना पाना किसी इंसान के वश की बात नहीं है। तभी उसे एक गरीब व्यक्ति रोता हुआ दिखाई देता है। क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो? अब क्या बताएं बेटा, कल रात जो तूफान आया उसमें मेरे घर का छप्पर उड़ गया। मेरे भी बहुत चोट आई है। आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा इतना ही नहीं, मेरा एक बैल भी कहीं चला गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आपका ये बेटा तो है। बेटा जुग जुग जियो। युग दिन भर मेहनत करके उस गरीब का छप्पर फिर से लगा देता है। ये लो बाबा, छप्पर लग गया। अब आप आराम से अंदर चलो। धन्यवाद बेटा, लेकिन मेरी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई। मैं भला एक बैल से क्या कर सकता हूँ? अरे तो दूसरे बैल की जगह मैं तो हूँ। आप चिंता क्यों करते हो?
इस तरह युग खुद बैल की जगह लगकर कुछ दिनों में पूरा खेत जोत देता है। इतना ही नहीं, वो गांव में सभी की मदद करता है। युग दूसरों की मदद करते करते भूल गया कि उसे कुछ बड़ा करना था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। गुरुदेव, देखिए, मैंने 1 साल में कितना बड़ा मंदिर बना दिया। वाह बेटा, ये तो वास्तव में बड़ा और सुंदर मंदिर है। राजन, अब हमें मंझले राजकुमार का काम भी देखना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। वो लोग पुरु का काम देखने जाते हैं। पिताजी, मैंने अपनी मेहनत से इस विशाल कुएं को बनाया है। तुम्हारा काम भी सराहनीय है। हाँ बेटा, मैं सच में इतना बड़ा कुआं बनाया है। इस तरह वो सबसे छोटे राजकुमार का काम देखने जाते हैं। गुरुदेव, क्षमा कीजिए, कब पूरा साल बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, तुमने क्या बड़ा काम किया है? पिताजी, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सका। क्या? तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। इसकी सजा तुम्हें राज दरबार में दी जाएगी। सभी वापस दरबार में आते हैं, लेकिन राजा युग को कोई सजा सुनाते उससे पहले ही गुरुदेव ने कहा, राजन, यह मेरा प्रस्ताव था, तो सजा देने या न देने का निर्णय भी मेरा होगा। लेकिन गुरुदेव, इसने एक राजा की बात ना मानकर सजा के योग्य काम किया है। लेकिन मेरा फैसला कुछ और ही है। वो क्या गुरुदेव? इसका फैसला कल होगा। दूसरे दिन तीनों राजकुमार जहाँ जहाँ रुके थे वहाँ खबर दी गई कि उक्त व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। उसके स्वस्थ होने के लिए जो चाहे वो आहुति दे सकता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया उस नेक व्यक्ति के साथ? मेरी प्रार्थना सुन ले प्रभु, उस भले आदमी को जल्दी अच्छा कर दे। अरे चिंता मत करो, उसने सबकी मदद की है, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, हम सबकी प्रार्थना बेकार नहीं जा सकती। इस भीड़ को देखकर माणिक सिंह, गुरुदेव व तीनों राजकुमार आए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब गुरुदेव ने कहा, राजन, आपके दोनों बड़े राजकुमारों ने भौतिक चीजों को बनाया है, जो आज हैं, कल नहीं। लेकिन गुरुदेव, छोटे ने तो कुछ भी नहीं किया। युग ने सभी की मदद करके वो बड़ा काम किया है कि उसका नाम ही बड़ा हो गया। तो क्या ये सारी भीड़ युग के लिए आई है? आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। इसलिए हे राजन, मेरा सुझाव है कि युग ही सही उत्तराधिकारी है।
फिर दोनों बड़े बेटे? बड़े को प्रधानमंत्री और मझले को सेनापति नियुक्त करना चाहिए। गुरुदेव की बात से सभी सहमत थे। इस तरह काम के बजाय नाम को बड़ा बनाने की कोशिश होनी चाहिए, जो आपके न रहने पर भी याद किया जा सके।